हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। इस सेशन पर मैं 9th क्लास की केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवा चुका हूं और आज की क्लास से हम 9th क्लास से फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है मोशन वो स्टार्ट करने वाले। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। तो देखिए, जैसा कि हम 9th क्लास से फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं तो इसमें जो है इसकी यूनिट्स होती हैं कुछ, यानी फंडामेंटल यूनिट्स आपने सुनी होंगी। तो जो यूनिट्स होती हैं, सिस्टम यूनिट्स अगर देखा जाए तो वो 4 प्रकार की यूनिट्स होती हैं। यानी फिजिक्स में सबसे पहले यूनिट्स आई, सिस्टम की किसी भी प्रकार की यूनिट्स आई तो पहले जो था केवल 3 चीज़ों पे ध्यान लोग देते थे। एक था लेंथ, एक टाइम और एक मास। यानी कि लेंथ उस टाइम ज़रूरी थी, मास ज़रूरी था और टाइम ज़रूरी था। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इन्हीं की यूनिट दी गई अलग अलग प्रकार से। तो ये जो सिस्टम की यूनिट्स थी 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है ये जो मैंने यहाँ पर लिखी है MKS, एक होती है CGS, एक FPS और एक SI। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर MKS क्या होता है। तो MKS सिस्टम, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। यानी कि जो लेंथ है वो मीटर में मेजर करी जाती है। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, यानी मास किलोग्राम में मेजर किया जाता है। और टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, यानी टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। तो ये MKS सिस्टम में होता था। फिर अगली है इसके बाद CGS सिस्टम। तो चलिए अब CGS सिस्टम देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो सिस्टम था वो था CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में देखिए, इसमें जो लेंथ थी उसे मेज़र करते हैं सेंटीमीटर में, यानी लेंथ को सेंटीमीटर में CM में मेज़र किया जाता है। और मास इज मेजर्ड इन पाउंड्स, यानी जो मास होता है वो पाउंड्स में मेज़र किया जाता है, P में, यानी पाउंड्स में मेज़र किया जाता है। और टाइम है, इसे हम इसमें भी सेकंड में ही मेज़र करते हैं, S में सेकंड में इसे मेज़र करते हैं। तो ये CGS सिस्टम है। इसके बाद आता है FPS सिस्टम। तो चलिए FPS सिस्टम देखते हैं। देखिए, अब है सिस्टम FPS सिस्टम। तो देखिए, इसमें जो लेंथ थी उसे हम फुट में मेज़र करते हैं और जो मास है उसे हम पाउंड में मेज़र करते हैं और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। तो ये FPS सिस्टम है। पर यहाँ तक अभी केवल 3 ही यूनिट है। 3 यूनिट हैं, लेंथ, मास, टाइम। तो यहाँ पर केवल लेंथ, मास, टाइम तक ही। और अगर आपने नोटिस किया हो तो जैसे MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, तो उसमें जो MKS है, CGS है, FPS है, उसका फुल फॉर्म यानी कि यूनिट के फर्स्ट लेटर पर ही है। जैसे MKS है तो उसमें लेंथ को अपन मेज़र करते हैं मीटर से, तो उसका M आ गया, मीटर का M आ गया। फिर मास को अपन मेज़र करते हैं किलोग्राम से, तो किलोग्राम का K आ गया। और टाइम को अपन सेकंड S से मेज़र मतलब सेकंड से मेज़र करते हैं, तो वहाँ पर सेकंड SC आ गया। वैसे ही MKS। वैसे CGS था, लेंथ को सेंटीमीटर में तो C आ गया, मास को अपन करते हैं ग्राम में तो वो G आ गया, और टाइम को सेकंड में करते हैं तो S आ गया, तो CGS। वैसे यहाँ पर FPS है, अपन लेंथ को मेज़र करते हैं फुट में तो F आ गया, और मास को मेज़र करते हैं पाउंड में P आ गया, और टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में S, तो यहाँ पर S। तो FPS सिस्टम पर यहाँ तक 3 यूनिट थी केवल, लेंथ, मास, टाइम। पर इसके बाद और ज़्यादा यूनिटों की ज़रूरत पड़ी, इसलिए फिर आया SI सिस्टम। तो SI सिस्टम अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अपनी पिछली क्लासेस में, केमिस्ट्री क्लासेस में थोड़ा बहुत बताया, पर अब हमारी फिजिक्स की क्लासेस है इसलिए हम इसमें थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं कि SI सिस्टम एक्चुअली में है क्या। तो चलिए अब देखते हैं SI सिस्टम क्या। देखिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं SI सिस्टम। तो SI सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यानी पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में, यानी पूरे वर्ल्ड में जो सिस्टम चले उसे हम SI सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी जितनी भी यूनिट्स होंगी वो पूरे वर्ल्ड में सेम ही रहेगी, चाहे वो कोई सी भी यूनिट हो, उसका जो सिंबल रहेगा या उसकी जो यूनिट रहेगी वो से पूरे वर्ल्ड में सेम रहेगी। तो वहाँ पर SI सिस्टम चलता है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये जो सिस्टम इंटरनेशनल होता है SI सिस्टम, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स होती है। फंडामेंटल यूनिट्स टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। यानी SI सिस्टम को 7 फंडामेंटल यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो फंडामेंटल यूनिट जैसे यहाँ पर मैंने पहले लिखी है, लेंथ, फिर मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो इनकी SI यूनिट होती है और फिर इनका सिंबल होता है। जैसे यहाँ पर लेंथ है तो इसकी SI यूनिट है मीटर और इसका सिंबल है M। फिर यहाँ पर मास, इसकी SI यूनिट किलोग्राम और सिंबल kg। फिर यहाँ पर टाइम, इसकी SI यूनिट सेकंड और सिंबल S। फिर करंट, इसकी SI यूनिट एम्पियर और इसका सिंबल A। फिर टेम्परेचर, इसकी SI यूनिट केल्विन और सिंबल K। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी SI यूनिट है कैंडला और सिंबल CD। और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इसकी SI यूनिट है मोल और सिंबल MOL, मोल। तो ये टोटल फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो कि SI यूनिट में आती हैं। SI सिस्टम कह लें या SI यूनिट, तो ये SI सिस्टम में आती हैं टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो अब इन्हीं की मदद से हम जो पूरी फिजिक्स है हमारी 9th क्लास की, वो इसी में यूज़ आएंगी। ये सारी यूनिट्स उसमें यूज़ होंगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी। देख सकते हैं।
चलिए तो अब हमारा जो पहला चैप्टर है मोशन वो स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है मोशन, तो पहले हम ये जानते हैं कि मोशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। यानी कि कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर कुछ मूवमेंट आता है अगर किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको हम मोशन के नाम से जानते हैं। यानी हम मोशन कब कहेंगे कि या तो कोई बॉडी है यानी तो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर कुछ मूवमेंट आता है, थोड़ा हिलता डुलता है, यानी अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस तक वो डिस्टेंस कुछ कवर कर ले, यानी तो वो मूव हो जाए थोड़ा सा, उसे हम मोशन कहते हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट में या बॉडी में अगर मूवमेंट आता है तो वहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वहाँ पर जनरेट होती है, फिजिकल क्वांटिटी यही कहलाती है कि किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट में कुछ मूवमेंट आ जाए तो वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और फिर हम जानेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन है, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। मैग्नीट्यूड यानी उसका कुछ अमाउंट हो, कुछ नंबर हो, उसमें मतलब डायरेक्शन ना हो, केवल मैग्नीट्यूड हो यानी कुछ अमाउंट हो, कुछ उसका स्केल हो कि कितना अमाउंट है उसका, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर कुछ मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो इसके जैसे एग्जांपल हैं डिस्टेंस, स्पीड, मास, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। तो अब ये डिस्टेंस, स्पीड, मास क्या है ये हम इसी चैप्टर में अपनी क्लासेस में आगे पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं। चलिए तो अब जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए अब पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन है, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही पर उसके साथ डायरेक्शन भी हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लिखा है, तो ये जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब जैसे मैंने पिछले स्केलर क्वांटिटी में जैसे एग्जांपल लिया था डिस्टेंस, और अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है डिस्टेंस की। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी और ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस इन द बॉडी और ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स। यानी कि जो डिस्टेंस होती है, कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ट्रेवल कर रहा है किसी पाथ में तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी उस पाथ की, यानी उस रास्ते की जो एक्चुअल लेंथ होगी, यानी जो असल में जो उसकी दूरी होगी जो उसने कवर करी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, मतलब कि डायरेक्शन को हटा दें। अगर अपन डायरेक्शन ना लें कि वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, बस जो एक्चुअल लेंथ है कि वो कहाँ कहाँ उसने पाथ कवर किया है, जो रास्ता पे वो चलता जा रहा है, अगर उसी कैलकुलेट कर लें तो वो जो लेंथ निकल कर आएगी उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। मतलब कि अगर कोई इस तरह से अगर मूव हो रहा है तो हमें डायरेक्शन नहीं लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ इस तरह से ये जाएगा, तो यहाँ पर इसने जितने भी डिस्टेंस इसने कवर करी, फिर यहाँ जितनी भी डिस्टेंस कवर करी, फिर यहाँ, इस सब को हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। हमें डायरेक्शन नहीं देखनी किस डायरेक्शन में, बस जितनी दूरी वो कवर करी है किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट ने, तो बस उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो डिस्टेंस निकल आएगी। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की, देख सकते हैं। चलिए तो अब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अब जो मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे अगर हम फिर से लें तो आपको उससे अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने इस तरह की यहाँ पर एक ट्रैक बना लिया या पाथ बना लिया, तो अभी जो डिस्टेंस थी वो ये थी कि ये एक्चुअल लेंथ कवर करेगा, पर डिस्प्लेसमेंट ये होती है कि जिस पॉइंट पे वो रहता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर जिस पॉइंट पे रहती है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पे उसको जाना होता है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। तो जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है कवर होने की, वो डिस्टेंस कहलाती है। पर यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और अलॉन्ग विद डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन के साथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन देखें और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें तो इतने ज़्यादा घूमने जाने से अच्छा तो हम सीधे सीधे चले जाएँ। तो इसलिए अगर हम इसको इस तरह से लाइन कर लें तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगी इतनी, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट।
यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गई है और यहाँ पर हमें एक डायरेक्शन भी पता चल गई है कि इस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव हो रहा है। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन भी आ गई और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो गई पूरे पाथ में, इसलिए हम इसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। पर अगर वो पूरा एक्चुअल लेंथ अगर मांगेगा तो उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। तो इस तरह से किसी भी चीज़ की डिस्प्लेसमेंट भी निकाली जा सकती है, देख सकते हैं। चलिए तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। देखिए पहले मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाया है, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल लेंथ अगर कवर करी गई है तो उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। यानी टोटल एक्चुअल लेंथ उसने कितनी कवर करी है बिना डायरेक्शन की, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में देखें, द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि छोटी से छोटी दूरी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर करी गई हो और डायरेक्शन भी हो उसमें, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर करी गई हो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर यहाँ पर डिस्टेंस में दूसरा पॉइंट है, इट इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यानी जो डिस्टेंस है, अब इसमें डायरेक्शन तो है नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, यानी कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी कि कितनी दूरी इसने कवर करी, तो इसलिए ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। पर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड तो होता ही है, इसलिए एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, डिस्टेंस में इट कैन नॉट बी ज़ीरो और डिस्प्लेसमेंट में इट कैन बी ज़ीरो। तो ये जो पॉइंट है इसे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एक एग्जांपल लेके। यानी अभी आप ये समझ लीजिए कि जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, यानी 0 मीटर कवर नहीं होता। इसकी यूनिट मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है, पर ये 0 मीटर नहीं हो सकती डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 मीटर हो सकता है। पर कैसे, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए तो जैसा कि मैंने अभी लास्ट पॉइंट आपको बताया कि डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं हो सकती है, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकती है। पर कैसे, देखिए मैंने यहाँ पर एक पाथ ले लिया, सर्कुलर पाथ ले लिया मैंने, एक रास्ता है वो सर्कुलर है और यहाँ पर इसकी जो सेंटर है उससे मैंने दूरी यहाँ पर रेडियस ले ली है और इसे लेट कर लें एम मीटर लेट कर लें इसे। तो ये एम मीटर इसकी रेडियस है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसे यहाँ से राउंड लगाना, मतलब उसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, तो वो यहाँ से चला और फिर यहाँ पर चल के उसने एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, एक पूरा उसने यहाँ पर रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर वो एक चक्कर चल गया तो उसने यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी। यहाँ से वो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे वो फिनिश हो गया। यानी डिस्टेंस अगर हम निकालें तो रेडियस एम है, तो जो सर्कमफेरेंस हमें निकालनी है सर्कमफेरेंस होती है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2πr होता है। तो 2πr होता है, रेडियस हमारी एम है इसलिए इसकी रेडियस 2πm आ जाएगी। हमने आर की जगह एम पुट कर दिया, तो ये इसकी निकल आई डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस हो जाएगी 2πm मीटर। तो इतनी इसकी डिस्टेंस हो गई। पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जैसे कि अभी हमने देखा था, अगर हम इस तरह का कोई भी पाथ ले रहे हैं और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट अगर होता है और यहाँ पे उसको जाना है, तो ये इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, ये फाइनल पॉइंट कहलाएगा। तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी, इतना पाथ हमें कवर नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसी तरह से ये जो आप सर्कुलर पाथ देख पा रहे होंगे उसमें इनिशियल जो पॉइंट है वो ये है इनिशियल पॉइंट, और यहीं पे उसको आना है, इसलिए यही है फाइनल पॉइंट। तो यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी होती है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर, यानी 0 डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर 0 हो गई, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट जो हो उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है और फाइनल पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें देखनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम इतना कवर ना करके केवल यहीं पर रहेंगे पॉइंट पे, इसलिए इसे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो जाएगी। पर डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं लेते, हम पूरी एक्चुअल पाथ देखते हैं कितना कवर किया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो भले ही उसने ऑब्जेक्ट ने इतनी रास्ता कवर करी, पूरे उसने पाथ यहाँ पर कवर किया, पर डिस्प्लेसमेंट वो 0 ही मीटर हुई इसकी यहाँ पर। तो इस तरह से जो डिस्टेंस होती है वो 0 नहीं हो सकती है, पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, देख सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।